वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं फिर आप सभी के सामने O2 डिजिटल एजुकेशन के थ्रू मैं आज आप लोगों को क्लास 11th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट कराने वाला हूं, जिसमें हम देखेंगे हाउ द रोमन एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड अराउंड द 3 कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, हमारे जो चैप्टर का ही नाम है वो है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट। रोमन एम्पायर नहीं है, एक ऐसा एम्पायर जो कि क्या है, 3 कॉन्टिनेंट्स में क्या करता है, रूल करता है। एंड दीज कॉन्टिनेंट्स आर एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। तो हमें यही चैप्टर में देखना है हाउ दे रूल, हाउ दे एडमिनिस्टर द सिचुएशन, और उनका टाइमलाइन देखना है कि कब कब उन्होंने कैसे इस चीज को एनालाइज किया था। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। फर्स्ट chapter name is, as you all know, an empire across the 3 continent। ठीक है, क्या है, an empire across the 3 continent। एक एम्पायर जो कि 3 किस्में कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है। और कौन कौन से कॉन्टिनेंट, जैसा मैंने अभी बताया, एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका, इन तीनों में क्या हुआ है, ये कॉन्टिनेंट फैला हुआ है। ठीक है, इन तीनों में ये एम्पायर, इन कॉन्टिनेंट्स में है जो है आपका एम्पायर देखने को मिलता है, जो रूल करता है वहां पे। आगे चलते हैं, इंट्रोडक्शन देखेंगे किसका। अब हमें पढ़ना तो क्या है, रोमन एम्पायर, बट यहाँ पे आप लोग को ईरानियन एम्पायर भी दिख रहा होगा। बट अगर हम देखें मैप में, एट द सेम टाइम एशिया में एक और एम्पायर था जो कि सेंट्रल एशिया के अराउंड है, दैट वर नोन एज द ईरानियन एम्पायर, जिसे क्या कहते हैं, ईरानियन एम्पायर। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में थोड़े थोड़े ग्लिम्सेस देखेंगे ईरानियन एम्पायर के, बट मोस्टली हमें जो पढ़ना है दैट वाज द रोमन एम्पायर। ठीक है, क्या पढ़ना है, रोमन एम्पायर। चलिए, The ancient Roman Empire, which was spread across the 3 continents, namely Europe, Asia and Africa। जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, जो इंट्रोडक्शन में, कि एक ऐसा एम्पायर जो कि कहाँ, 3 कॉन्टिनेंट में, यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका में फैला हुआ है। टू द नॉर्थ, अब हम इसकी बाउंड्री देते हैं। टू द नॉर्थ द बाउंड्रीज ऑफ एम्पायर वर फॉर्म बाय 2 ग्रेट रिवर्स, द राइन एंड डैन्यूब। 2 रिवर्स के द्वारा, राइन एंड डैन्यूब के द्वारा। कहां पर, नॉर्थ में। To the south, huge expansion of deserts called Sahara Desert. To the east, river Euphrates and the western Atlantic Ocean. The vast stretch of territory was the Roman Empire. That is why the Roman Empire is called an empire across the 3 continents. The Mediterranean Sea is called the heart of the Roman Empire. ठीक है, चलिए मैं आपको एक मैप दिखाता हूं। अगर हम वर्ल्ड मैप को देखते हैं तो एक सेंटर लेना है हमें वर्ल्ड मैप को, जस्ट लाइक हम इंडिया का मैप देखते हैं। तो इंडिया का मैप अगर हमें इजीली बनाना होता है तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, साउदर्न पार्ट बनाते हैं इस तरह से कि ठीक है, साउदर्न पार्ट बन गया और ऊपर का ड्रॉ कर लेंगे। बट अगर हमें वही मैप अगर इंटरनेशनल लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे हमें मैप देखना हो तो सबसे पहले जो सेंटर बनाइए, दैट बेसिकली द मेडिटेरियन सी। कौन सा, मेडिटेरियन सी। बहुत छोटा सा दिखेगा आपके उसमें, बहुत छोटा सा। ठीक है, कौन सा, मेडिटेरियन सी। एक मिनट, ठीक है, यहां पे क्या मिलेगा आपको, इस तरह से मुर्गे की टांग की तरह देखने को मिलेगा। दैट वाज नोन एज द इटली, जिसे हम क्या कहते हैं, इटली कहते हैं। ठीक है, ये मेडिटेरियन सी हो गया। अगर मैं इसके साउथ में देखूं, दैट वाज द अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया। ठीक है, ऊपर देखूं, यूरोप, और अगर मैं और आगे देखूं तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, रशिया। ठीक है, लास्ट चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर था हमने उसमें देखा था क्या, आपका मेडिटेरियन वो मेसोपोटामिया, जो बेसिकली हमें यहां मिलता है मेडिटेरियन सी के ईस्टर्न साइड में, जिसे हम इराक कहते हैं, रिपब्लिक डे में इराक कहते हैं। तो यहाँ पे ये मेडिटेरियन सी के आपको वो देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे ही हमें क्या मिलेंगी, 2 रिवर्स मिलती हैं बेसिकली। कौन कौन सी, जो हमने लास्ट चैप्टर में देखी थी,
एक तो टिग्रिस थी और दूसरी आपकी यूफ्रेट, सेकेंड वन वाज यूफ्रेट। ठीक है, यहां से इस तरह से जाएंगे, ये सेंट्रल एशिया हो गया, इधर आपको इंडिया मिलेगा, इधर क्या मिलेगा, इंडिया, ऊपर चाइना, रफली मैप पर देख लेना अपना। ठीक है, इधर आपको यहां पे ब्रिटेन मिलता है, इधर नॉर्थ अमेरिका, और उसके नीचे आपको साउथ अमेरिका। एक रफली आइडिया देख लीजिए मैप का, जो हमारा वर्ल्ड मैप मिलता है। तो सेंटर वाज द मेडिटेरियन सी, सेंटर क्या है आपका, मेडिटेरियन सी है। अब हम देखेंगे कि इस मेडिटेरियन सी में देखिए यूरोप भी आ रहा है, अफ्रीका भी आ रहा है और एशिया भी। तो जो रोमन एम्पायर था वो यहां पे इस तरह से फैला हुआ था। ठीक है, इस तरह से। तो 3 कॉन्टिनेंट हो गए। ठीक है, मैं कह सकता हूं ना ये क्या है, 3 कॉन्टिनेंट्स हैं। यहां पे देखिए, अब अच्छा दिखेगा आप लोगों को, यहां पे ये क्या है, 3 कॉन्टिनेंट्स में आ गया, यूरोप भी आ गया, आपका एशिया भी आ गया और अफ्रीका भी आ गया, और सारा किसके अराउंड है, मेडिटेरियन सी। इसीलिए मेडिटेरियन सी को क्या कहा जाता है, हार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर, हार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर, क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच में सारा ट्रेडिंग पैटर्न हमें यहीं से देखने को मिलेगा। कहां से, मेडिटेरियन सी से। और अब अगर हम इसकी बाउंड्रीज देखें तो ईस्टर्न साइड, अगर हम लोगों ने देखा था ना कि हो गया नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड द ईस्टर्न साइड देखें तो यूफ्रेट रिवर क्या मिलेगी, यूफ्रेट रिवर। साउथ में डेजर्ट, अफ्रीका का जो डेजर्ट मिलता है। ठीक है, वेस्ट में आपका स्पेन आ जाएगा और सीधा ओशन मिल जाएगा। और देन अगर हम नॉर्थ की बात करें तो यहां पे 2 रिवर हैं, डैन्यूब एंड राइन। डैन्यूब एंड राइन, डैन्यूब एंड राइन। तो ये 2 रिवर्स जो हैं आपको यहां पे देखने को मिलती हैं। कहां पे, यहां पे। ठीक है, डैन्यूब एंड राइन रिवर्स जो देखने को मिलेगी बेसिकली वो आपको यहां पे देखने को, जो कि आपके नॉर्थन साइड में। तो ये टोटल ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन है कह सकते हैं, या फिर उसकी बाउंड्रीज कह सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए एक्सप्लेन दी रोमन एम्पायर, या कोई भी क्वेश्चन रोमन एम्पायर का आता है और आपको नहीं आता उसके बारे में, तो सबसे पहले क्या करिए, उसका इंट्रोडक्शन लिखिए, उसका ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन लिखिए, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा। एक छोटा रफली मैप बना दीजिए कि इधर यूफ्रेट हो गया, इधर आपका क्या हो गया, ओशन हो गया, नीचे अफ्रीका हो गया जहां पे डेजर्ट है, ऊपर डैन्यूब एंड राइन रिवर्स हैं। तो ये ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन है। और यूफ्रेट रिवर से इधर जो ये एरिया है, ये है ईरानियन एम्पायर। ये क्या है, ईरानियन एम्पायर, ईरान का जो एम्पायर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे तो टाइमलाइन देखेंगे कि एक टाइम आएगा 3rd सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी के बाद जो ईरानियन एम्पायर है उसका एक्सपेंशन इधर की तरफ हो जाएगा। और इसके बाद ये धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ये यहां तक इस एरिया को एक्वायर कर लेगा एंड देन इट टर्न्स इनटू द ओटोमन एम्पायर, जो हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था कि जब जो नेशन स्टेट डिमांड कर रहे थे, आपका बाल्कन्स नेशंस था, आपका ग्रीक का था, रोम था, ये सारे क्या चाह रहे थे, अपना एक नेशन स्टेट बनाना चाहते थे। और किसके पार्ट थे, दे वर द पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर। और तब देखा था ना कल्चर की बातें कर रहे थे, तो वो इसी कल्चर की बात कर रहे थे, इस रोमन एम्पायर के कल्चर की, कि हमारा कल्चर तो इतना प्रॉस्परस है, हम तो इतने पुराने हैं, तो हमें क्या है, हमारा एक एम्पायर था, ना कि हम ओटोमन एम्पायर के पार्ट थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Iranian Empire. The Iranian Empire influences radiated from the Caspian Sea to Eastern Arabia में and the occasionally control over the part of Afghanistan. These two empires divided by the Euphrates River played a pivotal role in shaping the
geopolitical landscape of their time. It means they both are contemporary to each other. दोनों क्या थे? कंटेम्प्रेरी थे, एक ही टाइम पे दोनों एम्पायर हमें देखने को मिलते हैं, एक तरफ रोमन एम्पायर, दूसरी तरफ ईरानियन एम्पायर। और जब हम इस टाइम की बात कर रहे हैं तो इंडिया में कौन सा एम्पायर है? और इस टाइम पे हमें इंडिया में देखने को मिलेगा मगध, ठीक है, एमरजेंस ऑफ मगध, महाजनपदास वगैरह का एमरजेंस देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये टाइम पीरियड का 3rd सेंचुरी, उससे पहले की बातें हो रही हैं, ठीक है। तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है? बेसिकली हमें मगध मिलता है, हूण, कुषाण वगैरह मिलेंगे, देन उसके बाद आपको सातवाहन देखने को मिलेंगे एंड द गुप्ता टाइम पीरियड देखने को। तो ये जो इंडिया का सिनेरियो था, और यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें? रोमन एम्पायर, उधर ईरानियन एम्पायर। डिवीजन ऑफ द रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर का डिवीजन कैसा था? द रोमन एम्पायर ब्रॉडली वाज डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस, अर्ली एंड द लेट। अगर हम इस रोमन एम्पायर को पढ़ना है तो हम क्या करते हैं? 2 पार्ट में पढ़ते हैं। एक तो हो गया हमारा अर्ली एंड द सेकंड वाज द लेट एम्पायर, डिवाइडेड बाय द 3rd सेंचुरी एज अ सॉर्ट ऑफ हिस्टोरियल वाटरशेड बिटवीन देम। एक छोटा सा टाइम शेड ले लिया कि जब तक एम्पायर्स अच्छे थे, टाइम पीरियड कंडीशन अच्छी चल रही थी, तो उस टाइम को क्या कह दिया? अर्ली एम्पायर। और उसके बाद का जो टाइम पीरियड था उसे क्या कहा गया? लेट एम्पायर। और इसका एक टाइम पीरियड था, दैट वाज द 3rd सेंचुरी, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया। कौन सा टाइम पीरियड था? 3rd सेंचुरी, जिसे हम कहते हैं एक हिस्टोरिकल चेंज होता है, जिसकी वजह से इसे हम अर्ली और लेट एम्पायर में कहते हैं। In other words, the whole period from the beginning of the Roman Empire to the main part of the 3rd century can be called early empire. जब से establishment हुआ और 3rd century तक, it is known as the early empire, and the period from the 3rd century to the end called the late empire, the late antiquity. और उसके बाद जो है हम उसे क्या कहते हैं? late antiquity as well as the late empire. तो हम इस जो है पूरा देखेंगे 2 parts में, early empire and the late empire, जिसे late antiquity भी कहते हैं। द अर्ली एम्पायर, अर्ली एम्पायर का देखते हैं कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था। आर्मी, सीनेट, एरिस्टोक्रेसी क्लास, एम्परर, रिपब्लिक, प्रोविंशियल टेरिटरी एंड द टैक्सेशन। इन टर्म्स को देखो, आर्मी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट, अच्छी, बहुत ही ज्यादा अच्छी आर्मी देखने को मिलेगी, पेड आर्मी मिलेगी। सीनेट, जैसे हमारे सीनेट क्या, जस्ट लाइक हमारा लोकसभा कह सकते हो, उसकी तरह से सीनेट, बट इसमें कौन होते हैं? इसमें वेल्दियर पर्सन होते हैं सीनेट में। एरिस्टोक्रेसी क्लास, द रिच वेल्दियर पर्सन। एम्परर, राजा देखने को मिलेंगे। रिपब्लिक, बाद में हमें इट टर्न्स इनटू सीनेट इनटू द रिपब्लिक एज अ प्रिंसिपेट। प्रोविंशियल टेरिटरी, प्रोविंशियल टेरिटरी कि एम्पायर का कंट्रोल था, जो अभी हम लोगों ने मैप में देखा था, उसके अलावा भी हमें प्रोविंशियल, देसी रियासतें, देसी टेरिटरीज कह सकते हैं। और टैक्सेशन सिस्टम भी हमें देखने को मिलता है। मैनी लैंग्वेजेस वर स्पोकन इन द एम्पायर, बट फॉर द ऑफिशियली लैटिन एंड ग्रीक वर मोस्टली वाइडली। अभी हम लोगों ने क्या देखा था? जो एम्पायर था वो 3 कॉन्टिनेंट्स में स्प्रेड था, ठीक है। अब 3 कॉन्टिनेंट में स्प्रेड हो गया, तो हमने पता है कि जब इंडिया इतना ज्यादा डाइवर्स है और एरिया अगर देखें हम रोमन इसके एम्पायर के अकॉर्डिंग तो बहुत छोटा था, तो कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा मिलेगी, लैंग्वेज अलग, कल्चर अलग, और यहाँ पे भी हमें इसी तरह से चीजें मिल रही हैं। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी तो बहुत ज्यादा मिलने वाली है, तो हमें डाइवर्सिटी तो मिलेगी, बट एक चीज है, द थिंग वाज दैट ऑफिशियली लैंग्वेज जो होगी लैटिन और ग्रीक ही होगी ऑल ओवर द रोमन एम्पायर। हर जगह क्या है? लैटिन और ग्रीक ही लैंग्वेज को लोग क्या करते थे? उन्हें पढ़ते थे, ठीक है, ऑफिशियली। द regime established by the Augustus, the first emperor in 27 BC, was called the Principate, which means he was the leading citizen. Principe in Latin, not the absolute ruler. होता क्या है? इससे पहले जो सीनेट होते थे वहीं से लोगों को चुना जाता था। अब क्या करा अगस्टस ने 27 सी में क्या कर दिया, सॉरी 27 BC में क्या कर दिया कि अब सीनेट नहीं होगी, प्रिंसिपेट होगी, और प्रिंसिपेट का जो हेड होगा वो रिपब्लिक होगा, ठीक है। प्रिंसिपेट का जो हेड होगा दैट वाज द रिपब्लिक, और उसे क्या कहा जाएगा? वो एक राजा नहीं है, दैट वर नोन एज द लीडिंग सिटीजन। क्या है? लीडिंग सिटीजन है वो, ठीक है, ठीक है। ही रूल्ड till 14 BC and brought to an end the chaotic condition prevailing in the Roman Empire, ठीक है। उसने 14 BC तक रूल करा और उसके बाद कंडीशन जो है
क्योटिक स्टार्ट हो जाती हैं, क्योस डेवलप होने लगता है, क्योंकि भाई एक ने अपने आप को सेटअप कर दिया, सीनेट जो थी उसे खत्म कर दिया, प्रिंसिपेट को ले आया, अपने आप को सिटी रूलर बना दिया, तो कहीं ना कहीं चीजें जो हैं वो दिक्कत करेंगी, तो उसके लिए क्या होता है, क्योटिक कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। बट ये कंडीशन जो है 3rd सेंचुरी तक आते आते सिमिलर रहती हैं, जो एम्परर्स आएंगे वो बाद में पावरफुल आते हैं, बट आफ्टर द 3rd सेंचुरी वो क्या हो जाएगी, कंडीशन डाउन होती चली जाएगी, किसकी, रोमन एम्पायर की। नेक्स्ट टू द एम्परर एंड द सीनेट द अदर की इंस्टीट्यूशन ऑफ द इंपीरियल रूल वाज द आर्मी। ये देखो सीनेट है, एम्परर है, बट आर्मी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट मिलेगी हमें, देखने को मिलेगी कि रोमन एम्पायर की जो आर्मी है वो बहुत जरूरी है, ठीक है, उसके बिना आप रूल नहीं कर सकते। रोम हैड प्रोफेशनल कंस्पिरेटेड आर्मी, उनकी कैसी थी, एक प्रोफेशनल आर्मी थी, विच वॉज फोर्सबली रिक्रूटेड, क्या थी, फोर्सफुली क्या किया जाता था, रिक्रूट किया जाता था। मिलिट्री सर्विस वॉज कंपल्सरी फॉर सर्टेन ग्रुप और कैटेगरीज, कुछ ग्रुप्स के लिए मिलिट्री सर्विसेज जो होती थी वो कंपल्सरी होती थी, ठीक है। ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ मिनिमम ऑफ 25 ईयर, कब तक, मिनिमम जो होगी कितना, 25 ईयर्स तक, कम से कम 25 साल तक आपको क्या करनी पड़ेगी, मिलिट्री सर्विस देनी ही देनी पड़ेगी, कंपलसरी था एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो क्या थी, पेड आर्मी थी, प्रोफेशनल आर्मी थी, और ग्रुप्स डिवाइड कर दिए कि आप में से ही क्या बनेंगे, जो आर्मी को ज्वाइन करेंगे, रिक्रूट होंगे। द एम्परर, द एरिस्टोक्रेसी एंड द आर्मी वर द 3 मेन पिलर्स, 3 मेन पिलर हो गए हमारे, कौन से, 3 हो गए। पहला कह सकते हो एम्परर, ठीक है, उसके बाद सीनेट, और उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, आर्मी। अगर इन तीनों में से किसी में भी अनस्टेबिलिटी मिलती है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। ऑफ हिस्ट्री ऑफ द एम्पायर, द सक्सेसर ऑफ द इंडिविजुअल एम्पायर डिपेंड ऑन देयर कंट्रोल ऑफ द आर्मी। जो राजा होते थे उनका सक्सेस होना किसके ऊपर डिपेंड करता था, कि वो आर्मी को कितना कंट्रोल कर रहे हैं। एंड व्हेन द आर्मीज वर डिवाइडेड, अगर आर्मी डिवाइड हो जाएगी तो हमें क्या देखने को मिलते हैं, सिविल वॉर भी देखने को मिलेंगे, कहाँ, रोमन एम्पायर के अंदर। आर्मी की आइडियोलॉजी चेंज होगी, डिवीजन हो गया, उन्हें अच्छे खाने वगैरह, उनकी चीजें जो नीड्स थी फुलफिल नहीं करी, तो लोगों में क्या हो गया, डिवीजन हो गया, साइकोलॉजी, मेंटलिटी चेंज होने लगी, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि वहां पे सिविल वॉर भी देखने को मिलते हैं। एक्सेप्ट फॉर वन नोटोरियस ईयर 69 C when a 4 emperor mounted to the throne in a quick succession। देखो एक एग्जांपल दे रखा है आप लोगों को, 69 C में, अभी 3rd सेंचुरी नहीं है, बट क्या हो रहा है, 69 से 1st सेंचुरी ही चल रही है हमारी, और 69 C में ही क्या है, एक ही साल उसमें सेंचुरी में क्या मिलते हैं हमें, 4 राजा देखने को मिलते हैं, ठीक है। 69 C में एक ही साल में 4 राजा, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनका कंट्रोल जो था आर्मी के ऊपर नहीं था। द प्रिंसिपेट एंड द सीनेट, प्रिंसिपेट और सीनेट देखते हैं। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्रिंसिपेट बाय द अगस्टस, अभी देखा, द फर्स्ट एम्परर इन 27 BC मार्क द बिगिनिंग ऑफ द अर्ली एम्पायर। और ये क्या है, बिगिनिंग ऑफ द अर्ली एम्पायर का जो मार्क करते हैं, किस चीज का, 27 BCE से, ठीक है। और अगर 27 BCE में इंडिया में देखें तो इट वाज अ टाइम पीरियड व्हेन द शक and Hun and Kushan were entered into the India, ठीक है, from the Central Asia। कहां से आ जाते हैं, from the Central Asia। Despite being the sole ruler, Augustus maintained and the fiction of being the leading citizen, respecting the Senate historical significance। भैया देखो, प्रिंसिपेट को तो मैं ले आया, सीनेट को भी मैं डिनाई नहीं कर रहा, बट आई एम द लीडिंग सिटीजन। मैं क्या हूं, कोई रूलर नहीं हूं, बट आई एम अ लीडिंग सिटीजन ऑफ द रोमन एम्पायर। The Senate represented the aristocracy and played a crucial role in evaluating the behavior of emperor, marking those who were hostile toward it appear as the worst ruler। Senate क्या थी, एरिस्टोक्रेसी क्लास से रोल करते थे, तो कहीं ना कहीं जो सीनेट थी वो रोल प्ले करती थी इस चीज में
कि अगर कोई जिसका राजा के किसी राजा का अगर सीनेट के साथ अच्छे संबंध ना हो तो जो एरिस्टोक्रेसी क्लास थी उन्हें लिखना पढ़ना आता था, तो वो उसके बारे में क्या लिखते थे, अच्छा राजा नहीं है, बहुत ज्यादा क्रूअल एम्परर है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को भी मिलती हैं। तो बेसिकली किसकी चीज के ऊपर डिपेंड रहता है इन लोगों का, कि राजा का अगर सीनेट के साथ अच्छा रिलेशन है, राजा का अगर आर्मी के साथ अच्छा रिलेशन है, ओनली देन द किंग आर एबल टू रूल ओवर द स्मूथली ओवर द रोमन एम्पायर। तभी राजा क्या कर पाएगा, इजीली रूल कर पाएगा किसके ऊपर, टू ओवर द रोमन एम्पायर। द प्रोफेशनल आर्मी, अब देखते हैं आर्मी। प्रिंसिपल देख लिया हम लोगों ने, आर्मी हम लोगों ने पढ़ा था कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसका, रोमन एम्पायर का। द रोमन आर्मी वॉज की इंस्टीट्यूशन टू द अर्ली एम्पायर। रोमन आर्मी कैसा है, की है इंस्टीट्यूशन की, किसकी, अर्ली एम्पायर की। बिना रोमन आर्मी के आप रूल नहीं कर सकते। Unlike the conscripted Persian army, Rome boosted a professional paid army, which became the largest organization body in the empire. देखो पर्शियन आर्मी जो थी वो क्या थी, कॉन्स्पिरेटेड थी, बट रोमन आर्मी कैसी थी, वो पेड थी। पर्शियन आर्मी हम कह रहे हैं यहाँ पे जो आपको ईरानियन एम्पायर मिलता है कि वहां की जो आर्मी थी वो पेड नहीं थी, ठीक है। वो आर्मी, उसकी जो आर्मी का जो सिस्टम था वो बाद में यूरोप में भी एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है, जो राजा वगैरह के द्वारा नहीं रखी जाती, उनके जो छोटे छोटे आपके सामंत वगैरह होते हैं, जमींदार होते हैं, उनके द्वारा रेगुलेट करते हैं। बट यहाँ पे क्या मिलता है रोमन एम्पायर में, कि पहली पेड आर्मी मिलती है, ठीक है, और लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर रखी है। Soldiers' loyalty were essential as their mutinies could influence the fate of the empire. Soldiers की loyalty भी क्या करती थी, यहाँ पे डिपेंड करती थी। अगर soldiers loyal हैं किसके लिए, राजा के लिए, then the mutinies वगैरह बहुत कम होंगी। म्यूटनी जो है, जो विद्रोह है, ठीक है, वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। बट अगर कहीं ना कहीं वो उसके लिए क्या ना हो, लॉयल ही ना हो, तो सिंपल सी बात है, लॉयल नहीं होना मतलब उनकी जो नीड्स हैं वो फुलफिल ना हो रही हो, तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा कि वहां पे रिवोल्ट होते हैं। हिस्टोरियंस विद सीनेटोरियल बायसेस ऑफ्टन पोर्ट्रेट द आर्मी एज द सोर्स ऑफ अनप्रेडिक्टेबल वायलेंस लीडिंग टू द टेंशन विद इन द सीनेट, ठीक है। हिस्टोरियंस क्या कहते थे, जो सीनेटोरियल क्लास थी वो बायस थी, वो ये चाहती थी कि जो आर्मी है उसका ज्यादा कंट्रोल ना हो, क्योंकि कभी भी म्यूटनी कर देंगे, कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, तो वो लोग इस चीज से परेशान होते थे कि भैया ऐसा नहीं होनी चाहिए कि जो आर्मी है इसका ज्यादा रूल नहीं होना चाहिए हमारे ऊपर, ठीक है, ज्यादा इसका जो है इंटरफेरेंस नहीं होगा। और कहीं ना कहीं जो सीनेटोरियल, जो सीनेट थी, जो सैनिटोरियल क्लास थी, वो कहीं ना कहीं आर्मी से, रोमन आर्मी से भी डरती थी कि भैया कुछ नहीं पता कब क्या ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दे, कब ये जो है रिवोल्ट कर दे, म्यूटनीज कर दे। लेट एम्पायर, द चैलेंजेस एंड द ट्रांसफॉर्मेशन, कि लेट एम्पायर, अभी हम लोगों ने जो देखा था वो अर्ली एम्पायर की कंडीशन देखी थी, अब देखते हैं लेट एम्पायर में क्या से चीजें ट्रांसफॉर्म हुई। द लेट एम्पायर विच फॉलोड द 3rd century विटनेस सिग्निफिकेंट चेंजेस एज द एम्पायर ग्रैपल्ड विद इन द इंटरनल एक्सटर्नल चैलेंजेस। सबसे पहले क्या देखेगा कि जैसे 3rd century आती जाएगी तो हमें इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्राइसिस एंड द ट्रांसफॉर्मेशन, क्या क्राइसिस, द लेट एम्पायर फेस इकोनॉमिक, मिलिट्री, पॉलिटिकल, लीडिंग टू अ शिफ्ट फॉरवर्ड इन डायनामिक। क्या मिलेगा, इकोनॉमिक भी, मिलिट्री भी, पॉलिटिकली चेंजेस देखने को मिलते हैं। और ये क्या होगा, शिफ्ट होगा पावर का, शिफ्ट होगा पावर का किस पे, एक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट मींस फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ पर्सन टू अनदर ग्रुप ऑफ पर्सन। जैसे फ्रॉम सीनेट थी, सीनेट बेसिकली कहां से बिलोंग करती है, इट बिलोंग्स टू द इटली, मोस्ट ऑफ द सेनेटोरियल क्लास बिलोंग्स टू द इटली। नाउ द पावर शिफ्ट फ्रॉम द इटली और सेनेटोरियल क्लास टू द प्रोविंशियल एरियाज, ठीक है, प्रोविंशियल एरियाज के ऊपर पावर का जो है शिफ्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। द इयर्स ऑफ सिविल वॉर लाइक द वन ऑफ द 69 CE हाईलाइटेड द इंपैक्ट ऑफ डिवाइड आर्मी और स्टेबिलिटी, ठीक है। जो अभी हम लोगों ने देखा 69 CE में क्या मिला था हमें क्या मिला था, यहाँ पे हमें देखने को मिला था कि एक ही उसमें 4 एम्परर चेंज होते हैं। तो यहाँ पे क्या मिला था, कहीं ना कहीं जो आर्मी थी, सिविल वॉर हुआ था, आर्मी जो राजा को सपोर्ट नहीं करती थी, और ये क्या कर दिया, आर्मी को इनस्टेबिलिटी होगी, और जिससे आर्मी क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, ठीक है, इनटू द ग्रुप्स।
एक्सपेंशन एंड द कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन भी बहुत बड़ा रीजन है कि आपकी कैपेबिलिटी तो है नहीं और आप फिर भी क्या करना चाह रहे हैं, अपने आप को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। ठीक है। इन द अर्ली स्टेज ऑफ रोमन एम्पायर external warfare was relatively less common due to it was inherited territories। स्टार्टिंग में जो था, जो एक्सटर्नल वॉरफेयर बहुत ही कम थे, बहुत ही कम देखने को मिलते थे। क्यों? उन्हें कहीं ना कहीं अपना एक्सपेंशन नहीं करना था। भाई जो हमारी टेरिटरीज है, ठीक है, वहीं से हमें जो टैक्स वगैरह मिल रहा है उन्हीं टैक्स वगैरह को हम ले लेंगे, ज्यादा हमें जरूरत नहीं है, जितना आ रहा है उसी से इनफ है। बट जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, जो एम्परर्स हैं वो ग्रीडी होते जाएंगे और वो अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। हाउएवर द एम्परर्स, देखो एग्जांपल आ गया, ट्राजन कंपेनियन द एक्सपेंशन अक्रॉस द यूफ्रेट शोकेस एज अ डिजायर फॉर कंक्वेस्ट। ट्राजन्स का, इसकी स्टोरी भी है, ट्राजन्स कंक्वेस्ट ऑफ फ्रूटलेस। क्यों? ट्राजन वो एम्परर था जिसने पहली बार रोमन एम्पायर में यूफ्रेट रिवर से क्रॉस करा था। देखिए मैंने आपको यहां पे दिखाया ना कि अगर मैं देखूं, दिस वॉज द यूफ्रेट रिवर। ठीक है, ये क्या है? यूफ्रेट रिवर है। यहां तक इनकी क्या है? एम्परर की सीमाएं हैं। अब ट्राजन ने क्या कर दिया? यहां से इधर की तरफ मूव कर दिया। पहली बार ट्राजन मूव टुवर्ड्स द टिग्रिस, यूफ्रेट रिवर को क्रॉस करके ईरानियन एम्पायर में एंट्री कर दी। दैट वाज द मिस्टेक ऑफ द रोमन एम्पायर, और ट्राजन्स की कह सकते हैं। क्योंकि उसके बाद क्या हुआ था कि जो उसके एम्परर्स थे, जो ट्राजन्स के बाद के जो एम्परर्स थे, वो इतने पावरफुल नहीं थे उसे होल्ड कर पाए। एंड नाउ इरानियन हैव द वे टू एंटर इनटू द यूफ्रेट, इनटू द रोमन एम्पायर। उन्होंने क्या कर दिया? इसके बाद वो क्या करेंगे? धीरे धीरे उस एरिया को एक्वायर करने लगेंगे और किसमें एंटर कर देंगे? दे एंटर्ड इनटू द रोमन एम्पायर। तो इसलिए जो ट्राजन्स का जो वो कैंपेन है, दैट वाज द फ्रूटलेस। ठीक है, क्या होता है? फ्रूटलेस होता है। द लेट एम्पायर saw the gradual absorption of the dependent kingdoms into the Roman provincial territory, particularly in the Near East। देखो इसमें क्या मिलता है कि जो हम लोगों ने ईस्टर्न साइड पे देखा था यूफ्रेट की तरफ, वहां पे प्रोविंशियल सेंटर्स थे। प्रोविंशियल सेंटर बेसिकली मतलब कि छोटे छोटे एम्परर जो थे, डिवीजन कर दिया प्रोविंसेस का कि ठीक है आप रेगुलेट करिए, बट आप किसके अंदर है? रोमन एम्पायर के। टैक्सेशन वगैरह आप देंगे, बहुत सारी चीजें आप हमें देंगे, ठीक है, बट आप अपने आप रूल करिए, आपके रूल्स होंगे, कुछ रूल्स रेगुलेशन हमारे भी होंगे, बट आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो लेट एम्पायर्स होते हैं उसमें उन प्रोविंशियल्स को भी क्या कर लिया जाएगा? धीरे धीरे मर्ज करना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो वेल्थ थी वो कम हो रही थी। अगर हम इन प्रोविंसेस को ऐड कर लेंगे तो हमारी जो वेल्थ है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अर्बन सेंटर्स एंड द प्रोविंशियल एलाइट। अर्बन सेंटर्स जो मैंने अभी बताया, ठीक है, द अर्बन सेंटर्स लाइक कैथरिक, अलेक्जेंड्रिया, एंटियोक प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन टैक्सेशन रोमन एम्पायर। कि अर्बन सेंटर्स जो हैं और प्रोविंशियल लाइट जो हैं वो भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं टैक्सेशन सिस्टम में। तो अर्बन सेंटर्स जैसे अभी बता रहे हैं, अलेक्जेंड्रिया, कैथरिक, एंटियोक, ये बहुत ज्यादा कैसे हैं? इंपोर्टेंट वो है एम्परर्स, इंपोर्टेंट सेंटर्स थे, अर्बन सेंटर्स थे। The collaboration of local upper class in the administrating their territories underscored the shift of power from Italy to the provinces। मैंने क्या कहा था अभी बताया ना, लेट एम्पायर में क्या होता है कि शिफ्ट हो जाएगी पावर का, कहां से कहां? फ्रॉम द इटली टू द प्रोविंशियल एरियाज। प्रोविंसेस में जो है पावर का शिफ्ट होना, इट ऑल्सो द डिजास्टर्स फॉर द रोमन एम्पायर। प्रोविंशियल अपर क्लास इमर्ज एज अ न्यू एलाइट। जो प्रोविंशियल की जो अपर क्लास हो जाती है वो क्या होती है? एक न्यू एलाइट बन के आएगी, ठीक है। सप्लाइंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री कमांडर, और ये क्या करेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन को सप्लाई करेंगे, किस किस चीज का? मिलिट्री एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। किसका? कि अब जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो कौन देखेगा? वो प्रोविंसेस देखेंगी, ना कि जो है आपकी वो इटली देखेगा। सिंथेसाइसिस। The evolution of Roman Empire, the Roman Empire evolution was characterized by the interplay of
कल्चर, गवर्नेंस एंड द सोशल शिफ्ट बिटवीन द अर्ली एंड द फेट फेसेस। ठीक है, तो कैसा था जो रोमन एम्पायर, इंटर कल्चर, गवर्नमेंट, उन सबका क्या हो जाता है, इंटरप्ले हो जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट होने लगती है। कहां पे, रोमन एम्पायर के अंदर। की प्लेयर्स ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर, की प्लेयर्स कौन कौन थे जो पावर को बैलेंस करते थे? द एम्परर, द सीनेट एंड द आर्मी वर द प्राइमरी प्लेयर्स ऑफ द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द रोमन एम्पायर। जो अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा कि तीन ही पावर्स हैं, कौन कौन सी है हमारी जो देखने को मिलती हैं बेसिकली आपकी, एक तो एम्परर होगा, दूसरा आर्मी एंड द थर्ड वाज द सीनेट। Succession to the throne based on the family descent often determined by emperor's direction। कि राजा कौन बनेगा, हेरिडेटरी होगा, वो ही बनेगा थ्रोन पे राजा, जो क्या होगा, जो उसका वंशज होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है हेरिडेटरी सिस्टम में, यानी कि कोई भी आके बन जाएगा, या फिर वो गोद लिया हो। ठीक है, फैमिली डिसेंट हो, मतलब उसी फैमिली का होना चाहिए, वो ही क्या बनेगा, एम्परर बनेगा। नेक्स्ट, द कंट्रोल ऑफ आर्मी प्लेड अ डिसीजिव रोल इन द सक्सेस ऑफ इंडिविजुअल। अभी डिस्कस कर लिया हम लोगों ने कि भैया उसे जो राजा का होना, सक्सेस होना ना होना, वो आर्मी के कंट्रोल के ऊपर डिपेंड करता था। डिक्लाइन ऑफ द इटली एंड राइज ऑफ प्रोविंसेस, इटली का डिक्लाइन हो जाता है, राइज ऑफ प्रोविंसेस। द डिक्लाइन ऑफ इटली इन्फ्लुएंसेस एंड द राइज ऑफ प्रोविंस driven by urbanization and the emergence of provincial elite mark a significant shift to the power dynamic। अभी देखा हम लोगों ने क्या होता है कि शिफ्ट होता है पावर का, कहां से, फ्रॉम द इटली टू द प्रोविंशियल एरियाज। द एम्परर गैलिनियस एक्सक्लूजन ऑफ द सीनेटर फ्रॉम द मिलिट्री कमांड। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए एक मिनट। ठीक है, द एम्परर गैलिनियस, ये नाम जरूर याद रखिए, गैलिनियस एक्सक्लूजन ऑफ सीनेटोरियल फ्रॉम द मिलिट्री कमांड टू द सिंप्लीफाई द वार्निंग इन्फ्लुएंसेस ऑफ द सीनेटोरियल क्लास। इसने क्या कर दिया, सिंपली सुनिए, इसने क्या कह दिया कि अब क्या है, अब जो है सीनेटोरियल क्लास या इटली का जो है रोल नहीं होगा, किसमें, मिलिट्री कमांड में। ठीक है, कि सीनेट का कंट्रोल ही खत्म कर दिया। जब सीनेट का कंट्रोल ही खत्म हो गया, किसके ऊपर, आर्मी के ऊपर, जो एक रोल प्ले करती है, तो क्या कर सकते हैं, उनका कोई रोल ही नहीं बचा। ठीक है, नेक्स्ट एम्परर्स देखते हैं कौन कौन से थे। नीरो, सबसे पहला एम्परर नीरो। जूलियस सीजर, एम्परर तो थे बट हमें जो जानकारी, जो इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके बाद जूलियस सीजर। ऑक्टेवियन अगस्टस, वो व्यक्ति है जिसने सीनेट को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, और क्या लेके आया, प्रिंसिपेट। टिबेरियस एंड द ट्राजन। तो ये कौन से एम्परर, दीज वर द एम्परर्स ऑफ द अर्ली एम्पायर, अर्ली एम्पायर के ये एम्परर्स हैं। Roman Empire made unpredicted growth to the field literature during the Augustus age. Augustus plays a significant role of the expansion of the Roman Empire. और अगस्टस ने क्या कर दिया, लिटरेचर फील्ड में बहुत ज्यादा रोल प्ले करा था, और इसके टाइम पे रोमन एम्पायर का एक्सपेंशन हुआ था विद इन अ रोमन एम्पायर टेरिटरीज। ऐसा नहीं था कि इसने वॉर लड़े, यूफ्रेट से आगे की तरफ गया, नहीं, अपने ही वहां पे जो सेंटर्स थे उन्हें अच्छे से स्टेबल किया था। द अगस्टस इज रिमार्केबल पीस, कैसा वो एरा था, पीसफुल एरा था। इट अश्योर्ड आफ्टर डिसेड द इंटरनल स्ट्राइफ एंड द सेंचुरीज ऑफ द मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। और इसके बाद में बहुत ज्यादा हमें कॉन्क्वेस्ट देखने को मिलता है मिलिट्री के द्वारा। जो अगस्टस की एज थी उसे पीसफुल एज भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, पीसफुल एज भी। अगस्टस अपॉइंटेड टिबेरियस, अगस्टस ने किसको करा, टिबेरियस को अपॉइंट करा। His adopted son and his successor who ruled from 14 to 37 CE, the empire he was already so vast that further expansion was felt to be unnecessary। टिबरस जो था उसका ब्लड सन नहीं था, कि मतलब उसका जो सगा बेटा था, नहीं, उसने उसको क्या किया था, अडॉप्ट किया था, और अडॉप्ट करके उसको क्या बना दिया, सक्सेसर बना दिया, कि अब ये राजा बनेगा। इवन द अगस्टस ऑल्सो क्या था, अडॉप्टेड सन ऑफ द जूलियस सीजर। ठीक है, जूलियस सीजर का जो वो था, जूलियस सीजर का भी ये क्या था, अगस्टस जो था क्या था, अडॉप्टेड सन था, जस्ट लाइक टिबेरियस किसका था, अगस्टस का। तो इसने क्या करा कि इसके टाइम पे भी कोई एक्सपेंशन नहीं हो, क्योंकि अननेसेसरी था कि भाई ठीक है, अच्छा एम्पायर चल रहा है, इकोनॉमी अच्छी है, सब चीज अच्छी है, तो चलने दीजिए। Trajan was the famous Roman emperor who ruled from 98 to 117th century. He made an immense contribution of the expanding Roman Empire.
The only major campaign expansion of the early empire was Trajan's fruitless, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। Occupation of territory across the Euphrates in the 13th abandoned by his successor, और इसके बाद के जो सक्सेसर आते हैं वो क्या कर देते हैं, वो फ्रूटलेस रहता है, कोई मतलब नहीं रहता। यूफ्रेट रिवर से उधर की तरफ इसने कंट्रोल तो कर लिया, बट देयर इज द नो यूज ऑफ दैट, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं जो एम्पायर था वो बाद में जो सक्सेसर होते हैं वो उसे एक्वायर नहीं कर पाते, वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। द रोमन एम्पायर टू टाइप्स ऑफ टेरिटरीज, डिपेंडेंट किंगडम्स एंड द प्रोविंशियल किंगडम। कैसे थे डिपेंडेंट एंड द प्रोविंशियल टेरिटरी? द नियर ईस्ट फुल ऑफ द डिपेंडेंट किंगडम्स, ईस्ट में क्या थे, डिपेंडेंट किंगडम थे, एंड disappeared were swallowed up by the Rome. These kingdoms were exceedingly wealthy. For example, Herod's kingdom. दो पहले कैसे थे, इसमें प्रोविंशियल टेरिटरीज मिलते हैं ईस्ट में, और ये एग्जांपल दे रखा है आपकी बुक में भी हीरोड्स किंगडम का। क्यों? क्योंकि जब हीरोड किंगडम को क्या किया था, एक्वायर किया गया था, तो वहां से 5.4 मिलियन दिनारी पर ईयर इक्वल टू जो गोल्ड मिला था, अप्रोक्स 1,25,000 किलो सोना हर साल कहां से आता, एक ही किंगडम से, किससे, हीरोड किंगडम से देखने को मिलता है। इक्वल टू द ओवर, ठीक है। A city in the Rome Empire was urban center with its own magistrate. सिटी में कौन होगा, एक मजिस्ट्रेट होगा, सिटी काउंसिल होगी, एंड द टेरिटरी कंटेनिंग विलेजेस which work under its jurisdiction. Thus one city could not be in the territory of another city, but village almost were included. क्या होता था, देखो ये अर्बन सेंटर के बारे में बताया कि एक अर्बन सेंटर के अंदर एक मजिस्ट्रेट होगा, जो सिटी को काउंसिल होगी और उसकी टेरिटरी होगी, ठीक है। और जो टेरिटरी होगी उसमें क्या होगा, विलेजेस को भी कंट्रोल करेगा। उसमें जो जुरिस्डिक्शन वर्क होगा वो कहां पे होगा, वो आपका एक किस में होगा, अर्बन सेंटर में होगा। बट जो आपके प्रोविंशियल सेंटर्स होते थे उसमें क्या होता था, सिटीज तो एक दूसरे के अंदर नहीं आती थी, बट वहां पे क्या देखने को मिलते हैं हमें, रूरल एरियाज, जो विलेज वगैरह देखने को भी मिलेंगे। थर्ड सेंचुरी क्राइसिस, अब देखेंगे कि थर्ड सेंचुरी में कौन कौन से कैसे कैसे क्राइसिस हमें देखने को मिलते हैं। क्राइसिस इमरजेंसीज ड्यूरिंग द थर्ड सेंचुरी, ठीक है। The third century brought in seismic shift to the Roman Empire. Seismic shift एकदम ही हमें shift देखने को मिलेगा। The crisis was defined by the conflict of multiple fronts and the internal turbulence. Multiple front देखने को मिलेगा किस चीज का, कि अलग अलग जगह से क्या होता है, उनके ऊपर हमले होते हैं, और इवन विद इन द एम्पायर भी जो लोग थे वो क्या हो जाते हैं, वो उसके आगे सिविल वॉर वगैरह स्टार्ट कर देंगे। मल्टी फ्रंट स्ट्रगल्स कौन कौन से थे, फ्रॉम 20th सेंचुरी ऑनवर्ड द एम्पायर ग्रैपल विद द साइमल्टेनियस कॉन्फ्लिक्ट्स, कौन कौन से, द सिचुएशन लेड द पावर स्ट्रगल्स बोथ इंटरनल एंड द एक्सटर्नल रीशेपिंग द एम्पायर्स लैंडस्केप, कि जो एम्पायर का लैंडस्केप है उसको रीशेपिंग स्टार्ट हो गई है, कि जहां तक फैला हुआ था अब चारों तरफ से उसमें क्या हो रहे हैं, हमले होते हैं, मिलेंगे। राइज ऑफ द ससानियंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जो ईरानियंस हैं उसमें दो लोगों के द्वारा रूल किया जाता है, एक तो पार्थेरियंस थे, दूसरे ससानियंस थे, एक पार्थेरियन एंड सेकंड वन वाज ससानियन। तो पहले जो रूल करते हैं दे वर द पार्थेरियन, बाद में जो हैं वो कौन थे, ससानियंस थे। तो in 2025 CE, approach the third century, the Sasanian dynasty emerged in the ईरान में आ जाएगी, ठीक है। Unlikely its predecessors, it was aggressive and the expansionist. जो इसके सक्सेसर्स थे वो कैसे थे, एग्रेसिव थे, और क्या करना चाह रहे थे, अपने एम्पायर को एक्सपेंड करना चाह रहे थे। जब कहीं ना कहीं राजा के अंदर ये होने लगे कि हमें क्या करना है, अपने एम्पायर को एक्सपेंड करना है, तो वो वॉर करना स्टार्ट करेगा और अपनी बाउंड्रीज को एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। Within 15 years, the Sasanians rapidly expand toward the Euphrates, threatening the eastern boundaries. और 15 साल के अंदर अंदर ही क्या हो गया कि भैया वो यूफ्रेट की तरफ आने लगे, और कहीं ना कहीं ईस्टर्न बाउंड्रीज को क्या है, वो क्या करने लगे, हार्म करने लगे, कि भैया अब हम इन बाउंड्रीज को क्या कर लेंगे, एक्वायर कर लेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू एक्वायर द टेरिटरीज, कौन सी टेरिटरीज को, जो कि ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न बॉर्डर पे है, ठीक है। Barbarian onslaught, barbarians,
अभी बारबेरियंस कौन है और कहाँ है? बारबेरियंस अगर पूछा जाए तो सिंपली कह सकते हो द अनसिविलाइज्ड पर्सन नोन एज द बारबेरियन। जो अनसिविलाइज्ड पर्सन है उन्हें क्या कहा जाता है? बारबेरियन कहा जाता है। Concurrently, Germanic tribes in the confederacies like the Alemanni, Franks and the Goths surged against the Rhine and the Danube frontiers। याद है ना, जो नॉर्थन पार्ट में हमारी राइन और डैन्यूब थी, उधर से क्या होते हैं? बारबेरियंस क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, और रोमन एम्पायर के फ्रॉम नॉर्थन साइड वो एंट्री करना स्टार्ट कर दिया। नॉर्दर्न से भी एंट्री कर रहे हैं और आपका ईस्टर्न से भी एंट्री कर रहे हैं। साउदर्न में ओशन है, नीचे आपका डेजर्ट है, तो वहां से तो नहीं मिलेगा एक्सपेंशन, बट फ्रॉम द नॉर्दर्न साउथ एंड द ईस्टर्न साइड, दोनों तरफ से क्या होगा? जो आपका रोमन एम्पायर है उसमें वॉर्स स्टार्ट हो जाएंगे, और जो बारबेरियंस हैं, द ससानियंस, वो ग्रैब करना स्टार्ट कर देंगे रोमन एम्पायर की टेरिटरीज को। From 233 to 180 CE, waves of invasion targeted provinces from the Black Sea to southern Germany। Southern Germany और Black Sea के एरिया में भी वो जो बिल्कुल अगर देखेंगे तो that was the near to the Italy, इटली के आसपास तक वो क्या करने लगे थे? अपनी इन्वेजन स्टार्ट कर दिया था, बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड हो गया था। ठीक है। Whirlwind of the emperors, a stark indicator of the crisis was the rapid succession of the empire। भैया सिंपल ये नहीं कि इनके द्वारा ही ये जो कंडीशंस क्रिएट हो रही है, राजा अगर पावरफुल होगा, एम्परर पावरफुल होगा, तो वहां पे कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिलता है? रैपिड सक्सेशन देखने को मिलता है। किसका? एम्परर्स का, और जिसकी वजह से भी इसमें रोमन एम्पायर का डाउनफॉल देखने को मिलेगा। इन जस्ट 47 ईयर, देखो 47 साल के अंदर 25 राजा मिलेंगे। रोज एंड फॉल, दिस सक्सेशन अंडरस्कोर द स्ट्रेन द एम्पायर एंड्योर्ड ड्यूरिंग द टर्मुलस पीरियड। क्या देखने को मिल रहा है हमें कि 47 ईयर के अंदर अंदर क्या 25 राजा, अप्रोक्स अगर देखें तो 2 साल में एक राजा, इवन उससे भी पहले कुछ राजा तो उससे भी पहले क्या बन जाते हैं? सक्सेसर हो जाते हैं। कि 47 ईयर का टाइम देखें तो 2 साल के से पहले पहले जो होते थे, एक राजा को एम्परर बना दिया जाता था, से चेंज हो जाता था। इट मींस ही डजंट हैव अ कंट्रोल ओवर द आर्मी, सेनेट एंड द प्रिंसिपेट। इसी वजह से उसमें क्या हो रहे हैं? कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, या सक्सेसर नहीं है, पावरफुल नहीं है, और वो एक्वायर नहीं कर पा रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से क्या हो रहे थे? बार बार राजा जो थे वो चेंज होते हुए मिल रहे हैं। जेंडर, लिटरेसी एंड द कल्चर, कैसी जेंडर था, लिटरेसी, कल्चर थी वहां की। ठीक है। रोमन एम्पायर, द रोमन एम्पायर म्यूजिक टेरिटरीज एंड द कल्चर्स वाज प्राइमरली यूनाइटेड बाय इट्स सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विद लैटिन एंड द ग्रीक सर्विंग एज अ की एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज। ठीक है। देखो कल्चर बहुत वैसा है, बट हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज जो है ग्रीक एंड लैटिन को ही यूज किया जा रहा है। द अपर क्लासेस इन द ईस्ट प्रेफर्ड ग्रीक वाइल द वेस्टर्न एलाइट्स फेवर लैटिन। जो अपर क्लास थी वो क्या करती थी? प्रेफर ग्रीक करती थी, और वेस्टर्न जो थे एलाइट्स थे वो लैटिन। अगर वेस्टर्न की बात देखें तो आपका जो है ये इटली की बात कर रहे हैं, और ईस्टर्न की बात देखें तो रोम की तरफ बात करते हैं, जहां पे हमारे ईस्टर्न साइड में एंटियोक वगैरह थे। रिगार्डलेस देयर लैंग्वेजेस और लोकेशन, ऑल इनहैबिटेंट्स ऑफ द एम्पायर वर सब्जेक्टेड ऑफ द एम्परर। ठीक है। लैंग्वेज और लोकेशन और सब क्या थे? एम्परर के सब्जेक्ट थे। ऐसा नहीं है कि उनकी लैंग्वेज अलग है तो वो अलग, नहीं, वहां पे देखने को मिलता है कि भैया ठीक है हमारी लैंग्वेज है, बट आप वहां पे कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली लैंग्वेज 2 ही होंगी, दैट वाज द ग्रीक एज वेल एज द लैटिन। रोमन सोसाइटी विटनेस है किस चीज की? प्रिवेलेंस ऑफ द न्यूक्लियर फैमिलीज, फैमिली की बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रास्टिंग विद द एक्सटेंड फैमिली अरेंजमेंट। ठीक है। देखो फैमिली कैसे मिलती है? न्यूक्लियर मिलती है। ठीक है। एक बहुत अच्छा पॉइंट है इसका, हमें देखेंगे फैमिलीज का कि फैमिलीज कैसे मिलती हैं? न्यूक्लियर फैमिली मिलती है। अडल्ट सन्स टिपिकली डिड नॉट रिसाइड विद देयर पेरेंट्स एंड अडल्ट ब्रदर्स शेयरिंग अ हाउसहोल्ड वाज रेयर। कि जो सबसे बड़ा भाई होगा वो पेरेंट्स के साथ नहीं रहेगा, और ना ही वो फैमिली की जो वेल्थ वगैरह होगा उसको शेयर करेगा। Notably, slaves were considered part of the family, emphasize the roaming view of the। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक तो हमने देखा कि न्यूक्लियर फैमिली मिल रही है, एंड सेकंड वाज कि बच्चे तो साथ नहीं रह रहे, बट द स्लेव वाज अ पार्ट ऑफ अ फैमिली। स्लेव क्या है? पार्ट है फैमिली के। भैया अब बच्चों से ज्यादा किसके ऊपर विश्वास किया जा रहा है? स्लेव्स के ऊपर। इट मीन स्लेव का मतलब होता है गुलामी, गुलाम जो होते हैं। ठीक है।
जिन्हें खरीद लिया जाता है पैसों में, ठीक है। तो स्लेवरी सिस्टम जो था वो हमें रोमन एम्पायर में देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हो इंडिया का, अलाउद्दीन खिलजी को आप लोग सभी जानते होंगे, ठीक है, पद्मावत भूमि से देखा था। तो उसमें एक वो था ना, क्या थे, जो एक हजार दिनारी जो था, ठीक है, मलिक काफर जो था, ठीक है, उसे क्या करा था, उसका नाम था 1000 दिनारी। वो भी क्या था, गुलाम था, किसका, अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। उसे भी क्या करा था, खरीदा गया था, कितने में, 1000 दिनार में, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, 1000 दिनारी। इट मींस कि इंडिया में भी स्लेवरी सिस्टम था और यहाँ रोमन एम्पायर में भी हमें क्या मिल रहा है, स्लेवरी सिस्टम है। वोमेन के स्टेटस देखते हैं। रोमन women enjoyed remarkable legal rights when it came to the property ownership and the management. वुमेन्स को क्या था, प्रॉपर्टी में ऑनरशिप थी और राइट था, मैनेजमेंट था। चलो अच्छी बात है, वुमेन्स की कंडीशन तो अच्छी है। बट आगे देखिए, मैरिज ऑफ्टन टू द फॉर्म वेयर द वाइफ्स रिटेन फुल प्रॉपर्टी राइट फ्रॉम देयर नेटल फैमिली। बेटे को नहीं मिल रही है, बट बेटी को नेटल फैमिली मतलब अपने जो वो है मदर और फादर, जो रियल मदर फादर्स थे, उनकी फैमिली, उनकी प्रॉपर्टी राइट में, उनका प्रॉपर्टी में क्या है, उसका राइट है। ऑल द वुमेन्स डोरीज वेंट टू देयर हस्बैंड ड्यूरिंग द मैरिज, दे रिमेन प्राइमरी हेयर्स ऑफ देयर फादर स्टेट, ठीक है। जो डोरी मतलब जो दहेज में दिया जाता था वो किसको जाता था, हस्बैंड को जाता था। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर भी उनका कंट्रोल होता है, उसके ऊपर किसका होगा, जो आपका हस्बैंड मिलेगा। द लीगल टर्म्स अ मैरिड कपल्स वाज नॉट अ सिंगल फाइनेंशियल एंटिटी बट टू इंडिपेंडेंट वन। ऐसा नहीं है कि सिंगल ही फाइनेंस होगा, दोनों क्या है, एक दूसरे जो है इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के लिए। डाइवोर्स वाज लेटली स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड कुड बी इनिशिएटेड बाय अदर स्पाउस, ठीक है। डाइवोर्स जो होता है वो कोई भी ले सकता है और इजीली, कैसे कि सिंपली एक डॉक्यूमेंट होगा, उस पर लिख दिया जाएगा वी आर टेकिंग अ डाइवोर्स और साइन होगा, काम खत्म। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पर जैसे हमें देखने को मिलता है कि डाइवोर्स लेना है तो कोर्ट में जाओ, केस करो, 6 महीने बाद की टाइम देंगे कि रह कर देख लो, हो जाए तो ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा से सुनवाई होगी तब जाके डाइवोर्स मिलेगा। नहीं, यहाँ सिंपल, ठीक है डाइवोर्स लेना है, ठीक है ले लो, क्या करना है, आओ, कोई भी डाइवोर्स मांग सकता है, पेन पेपर लेके आओ, एक डॉक्यूमेंट होता था उस पर साइन करे, काम खत्म, नाउ यू आर डाइवोर्स टू ईच अदर। तो सिंपल था डाइवोर्स सिस्टम। लिटरेसी इन द रोमन, लिटरेसी कैसी थी, लिटरेसी रेट वेरीड अक्रॉस द डिफरेंट रीजन इन द एम्पायर, वेरी करता था अलग अलग रीजन्स में, क्योंकि हमें देखेंगे कि ऑल ओवर द एम्पायर है वो वेरी करता है फ्रॉम वास्ट एरिया। जैसे आपका अफ्रीका मिलेगा, वहाँ लिटरेसी रेट कम मिलता है देखने को, इटली में ज्यादा मिलेगा, रोम में ज्यादा मिलेगा, अर्बन सेंटर जो रूरल एरियाज है वहां पे कम मिलेगा, प्रोविंसेस में कम मिलेगा। तो रीजन वाइज वो क्या करता था, डिफर करता था, ठीक है। सम एरियाज लास्ट पोम्पी 79 CE डोमेस्टिकेटेड वाइड स्प्रेड कैजुअल लिटरेसी विद द एडवर्टाइजमेंट ऑन वॉल्स एंड द बैनर। एक जगह थी, एक शहर था पोम्पी, ठीक है, जिसके ऊपर जो डेमोन्स्ट्रेटेड की गई थी क्या, लिटरेसी वर्क, वॉल्स वगैरह के ऊपर लिखा गया था। बट जो पोम्पी है वो एक वॉल्केनिक इरप्शन में 79 CE में क्या हो जाता है, वैनिश हो जाएगा। उसके बाद हमें सिर्फ वहां की जो दीवारें वगैरह हैं वो मिलते हैं, पेंटिंग, तो वहां पे लिटरेसी बहुत ही ज्यादा अच्छे मिलती थी। In a contrast, Egypt was the numerous papyri survive relied heavily on professional scribe the formal document, ठीक है। पैपरी क्या होता है, एक तरह का पेड़, उसके ऊपर पत्ता होता है, उसके ऊपर चीजें जो है लिखी जाती हैं। लास्ट चैप्टर हम लोगों ने टैबलेट्स के ऊपर लिखा जाता है, किले के ऊपर, यहाँ पे पत्तों के ऊपर, पैपरी के ऊपर सर्वाइव करते थे, बट वो बहुत ही रेयरली हमें देखने को मिलते। और ये सारे क्या थे, प्रोफेशनली उनके ऊपर स्क्राइब कर सकता है, कोई भी व्यक्ति उनके ऊपर इजीली स्क्राइब नहीं कर सकता। Interestingly, these documents often mention individual who were unable to read and write, ठीक है। मेंशन मिलता था इंडिविजुअल्स का जो क्या करते थे, लिखना और पढ़ना नहीं जानते, बट उसके बारे में भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। लिटरेसी वाज मोर कॉमन अमंग द स्पेसिफिक ग्रुप सच एज द सोल्जर्स, आर्मी ऑफिसर एंड द स्टेट मैनेजर। सिंपल कह सकते हो, एम्परर हुआ, सीनेट हुआ, एज वेल एज द आर्मी, इन तीनों में क्या था, जो लिटरेसी रेट था वो कॉमन था, वहां पे सभी लोग पढ़ना लिखना जानते थे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक वाज कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी, जो डाइवर्सिटी कैसी थी, कल्चर थी, ठीक है। द रोमन एम्पायर कल्चर डाइवर्सिटी वाज डिफाइनिंग फीचर्स एविडेंट इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, ठीक है। कल्चर बहुत ज्यादा डाइवर्स देखने को मिलेगा, ठीक है। दिस डाइवर्सिटी
मैनिफेस्टेड इन द मल्टीट्यूड्स ऑफ रिलीजियस कॉल्स एंड लोकल डाइटीज वर्शिप। कैसा जो कल्चर है, लोकल डाइटीज है, उनका बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड देखने को मिलता है। बट मैंने बताया ना, लैंग्वेज हमें क्या मिलेगी, वो कैसे मिलेगी, आपको ग्रीक और लैटिन ही मिलेगी ऑफिशियली, बट कल्चर अलग हो सकता है, लैंग्वेज अलग हो सकता है, कल्चर अलग हो सकता है। लैंग्वेज स्पोकन अक्रॉस द एम्पायर, आर्मेनिक, कॉप्टिक, प्यूनिक, बैरबो, सेल्टिक, ईच विद द रीजनल प्रिविलेंस। हर एक रीजन में अलग लैंग्वेज बोली जाती थी, बट एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज आपकी लैटिन एंड ग्रीक ही होती थी। While some linguistic cultures were primarily oral, others developed script, कुछ orally थे, कुछ स्क्रिप्ट के रूल्स में एज अ स्क्रिप्ट जो भी चीजें लिखी जाती थी। फॉर इंस्टेंस अर्मेनिया बिगेन टू रिटर्न इन द 5th century while Coptic translation of the Bible existed by the 3rd century। देखो आर्मेनियन जो थे उन्होंने 5th सेंचुरी में मिला, लेकिन कॉप्टिक में बाइबल का ट्रांसलेशन हमें 3rd सेंचुरी से मिल जाता है। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि डिफरेंस कि लैंग्वेज तो अलग अलग यूज हो रही है, बट उनका क्या देखने को कि कुछ ओरल थी, कुछ स्क्रिप्टेड थी, धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, सभी स्क्रिप्टेड लैंग्वेजेस हो जाती हैं। Latin spread often displays the written form of other languages. Celtic, for example, ceased to be written after the 1st century। ठीक है, जो सेल्टिक है वो कब से आएगी, 1st सेंचुरी के बाद से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बियॉन्ड द लैंग्वेज डाइवर्सिटी वाज सीन इन ड्रेस, कजिन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ट्राइबल्स, नॉन ट्राइबल्स एंड सेटलमेंट्स पैटर्न। ठीक है, लैंग्वेज के अलावा अगर हम देखें डाइवर्सिटी बहुत देखने को मिलती है ड्रेसेस में। ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, ट्राइबल्स, नॉन ट्राइबल, सेटलमेंट, मत इट मींस कह सकते हैं कि डाइवर्सिटी तो हर चीज में मिलती थी रोमन एम्पायर, जैसे आज हमारे इंडिया में मिलती है हर चीज में। कल्चर ले लो, लैंग्वेज ले लो, ठीक है, हमारी ड्रेसिंग ले लो, हमारा खाना ले लो, फूड ले लो, लैंग्वेज ले लो, डांस ले लो, सब कुछ में एवरीथिंग दे हैव अ डाइवर्स कल्चर। हर एक का डाइवर्स कल्चर देखने को मिलता है, बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। इकोनॉमिक एक्सपेंशन ऑफ द अर्ली रोमन एम्पायर। इकोनॉमिक एक्सपेंशन कैसा था, किसका, रोमन एम्पायर का, अर्ली रोमन एम्पायर का। द रोमन एम्पायर बूस्टेड एन एक्सटेंसिव इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्राइजिंग हार्बर्स, माइंस, क्वारीज, ब्रिकयार्ड्स, ऑलिव ऑयल फैक्ट्रीज एंड मोर। तो रोमन एम्पायर का जो इकोनॉमिक्स था वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड था, जिसमें अलग अलग चीजें मिलेंगी। कैसे, माइंस मिलते हैं, क्वारीज मिलते हैं, brickyard, olive oil factories and many more things. Wheat, wine and olive oil were the staple commodities traded the consumed on the massive scale. जो सबसे ज्यादा कॉमन थी वो क्या थी आपकी, wheat, wine and olive oil। ये तीन चीज थी जो ऑल ओवर द हमें रोमन एम्पायर देखने को वाइडली स्प्रेड देखने को मिलेगा, जिसका जो कमोडिटीज का ट्रेड होता है। These goods primarily originated from the specific regions। स्पेसिफिक रीजन से, देखिए जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन है, जो जो देखो जहां जहां से चीजें इकोनॉमिक एक्सपेंशन बूम आएगा वो लोग ही पावर में आते चले जाएंगे, क्योंकि वेल्दी क्लास होती चलाई जाएगी। तो जब तक सीनेट थी, जब तक इटली क्या था आपका, पावरफुल था। धीरे धीरे प्रोविंसेस के पास ट्रेड जाएगी तो प्रोविंस क्या हो जाएंगी, पावरफुल हो जाएंगी। तो ये हमें देखने को मिलेगा। तो दीज गुड्स प्राइमरली ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्पेसिफिक रीजन, स्पेसिफिक रीजन से देखने को मिलता है। स्पेन, द गैलिक प्रोविंसेस, नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट एंड टू द लेसर एक्सटेंट इटली, दीज रीजन्स वर ऑप्टिमल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ दीज क्रॉप्स। अलग अलग जो क्रॉप्स थी वो अलग अलग रीजन से हमें देखने को मिलती हैं। टाइम टू टाइम यहाँ पे शिफ्ट होगा, चेंज होगा, किसका, इकोनॉमिक एक्सपेंशन का। The transportation of liquids like wine and olive oil relied on the containers called the amphorae। ठीक है, ये देखिए पिक्चर दिख रही है, ये इस तरह का एक कंटेनर होता था जिसे क्या कहा जाता है, एम्फोरी कहा जाता था। ठीक है, जिसमें वाइन हुई, ऑलिव ऑयल हुई, लिक्विड की जो चीजें थी सारी इसी में कंटेन की जाती थी। ऑलिव ऑयल, अ थ्राइविंग एंटरप्राइजेस, ऑलिव ऑयल जो था, ठीक है। द रोमन एम्पायर विटनेस द जेंथिक ऑफ द ऑलिव ऑयल इंडस्ट्री अराउंड 140 to 160 AD। ठीक है,
ऑलिव ऑयल का, ज़ेंथिक ऑलिव ऑयल का। स्पेनिश ऑलिव ऑयल ऑफ्टन कैरीड द कंटेनर्स नोन एज द ड्रेसल 20। जो स्पेन के थे वो क्या करते थे, ड्रेसल 20 में सर्कुलेटेड वाइडली थ्रू आउट द मेडिटेरियन। अब ये ड्रेसल 20 क्या है, ड्रेसल 20 कुछ नहीं है, जस्ट लाइक एम्फ्रोहा, एक कंटेनर जिसका नाम क्या दिया गया था, ड्रेसल 20, जिसमें क्या होती थी, ऑलिव ऑयल आता था और वाइन आते थे। कहाँ से, स्पेन से। दिस सक्सेशन ऑफ स्पेनिश ऑलिव ऑयल growers was later replicated by the North African producers during the 3rd and the 4th century। ठीक है, बाद में जो 3rd and 4th century में बाकी अदर रीजन्स के जो लोग होते हैं वो स्पेनिश को क्या कर देंगे, ओवरलैप कर देंगे, उसको उसकी एक्सपेंशन जो है वो डिक्लाइन हो जाएगा। However, after 425 AD, North American dominions weapon giving way to regions in the east, including the Asian, Southern Asia, Minor, Turkey, Syria, Palestine and the major exporters of the wine of the oil। देखो धीरे धीरे पहले इटली कर रहा है, स्पेन कर रहा है, अब ऑल ओवर द रोमन एम्पायर, ठीक है, जो आपका अफ्रीकन वाला पार्ट है वहां से भी लोग क्या कर रहे हैं, डोमिनेंस कर रहे हैं, किसमें, ट्रेड में। द डिक्लाइन ऑफ अफ्रीकन कंटेनर्स इन द मेडिटेरियन मार्केट इंडिकेट द शिफ्ट। अब क्या होगा, अफ्रीकन जो वो है उनका भी कंटेनर का भी डिक्लाइन होता है हुआ मिलेगा, तो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि वहां पे इकोनॉमी जो है वो क्या हो रही है, डाउन होती जा रही है। द प्रॉस्पेरिटी ऑफ रीजन डिपेंड ऑन इफेक्टिव प्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड द क्वालिटी ऑफ। और ये क्या करता था, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक रीजन में चाहे उसकी क्वालिटी अच्छी हो ना हो, ये किसके ऊपर डिपेंड करता था, इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी। किसके ऊपर डिपेंड करता था, इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, क्वालिटी कैसी है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे, प्रोडक्शन कैसा है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, एंड एज वेल एज द क्वालिटी ऑफ द गुड। और ये सारी चीजें क्या बताती थी कि इस एरिया में जो इकोनॉमिक है वो बूम होगा या नहीं होगा। रीजन्स ऑफ फर्टिलिटी एंड द वेल्थ, रीजन्स की फर्टिलिटी और वेल्थ कैसी थी। ठीक है, द रोमन एम्पायर कंपोज रीजन्स कोलैबोरेटेड फॉर देयर एक्सेप्शनल फर्टाइल एंड वेल्थ। भाई किसके, ओशन के चारों तरफ है, तो कहीं ना कहीं हमें क्या देखने को मिलेगा कि वहां पे जो फर्टाइल लैंड जो है वो फर्टाइल है। ठीक है, वेल्थ ये कैंपेनिया इन इटली, सिसिली इन द एवनिया, इन इजिप्ट, इन गैलिलिया, Bajan in Tanzania, Southern Gaul, Gallia, Narbonnesia, and the Basque Southern Spain were recognized as the among the most densely settled and prosperous areas, as noted by the writers like Strabo and the Pliny। Strabo और Pliny जो दो राइटर्स थे, उन्होंने इन प्लेसेस को क्या किया था, मार्क किया गया था कि इन जगह से हमें चीजें जो है देखने को मिलती हैं। क्या होता है, यहाँ से फर्टाइल लैंड है, वेल्थ है, यहाँ से चीजें जो है एक्सपोर्ट हो रही हैं ऑल ओवर द रोमन एम्पायर। कैंपेनिया इन पर्टिकुलरली वाज रिनोन्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द फाइनेस्ट। कैंपेनिया से क्या मिल रहा है, फाइनेस्ट वाइन मिल रही है। सिसिली एंड रिवेजियन प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन एक्सपोर्टिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ व्हीट टू द रोम। सिसिली से क्या मिल रहा है, या बेंजिकियम से क्या मिल रहा है, हमें व्हीट मिल रहे हैं, किसके लिए, लार्ज क्वांटिटी में टुवर्ड्स द रोम। इन दिस रीजन वाटर पावर वाज हार्नेस एफिशिएंटली, एडवांस वाटर पावर मिलिंग टेक्नोलॉजी एम्पावर्ड एंड द हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्निक्स वर अप्लाइड टू द स्पेनिश गोल्ड एंड द सिल्वर माइन। ठीक है, स्पेन में हाइड्रोलिक पावर, भाई चारों तरफ जो बीच में सेंटर में वाटर है, मेडिटेरियन सी है, हार्ट है इसका रोमन एम्पायर का, तो कहीं ना कहीं वाटर का यूज हमें देखने को मिलता है। और जो वाटर का यूज किस में, हाइड्रोलिक माइनिंग में यूज हो रहा है। ठीक है, आपका मिलिंग में यूज हो रहा है, जो गेहूं वगैरह को मिलिंग की जा रही है, तो बहुत सारी जो चीजें थी वो डेवलप हो रही थी, किसके लिए, जो टेक्नोलॉजी का, कि वाटर का यूज कर सकें। वेल ऑर्गेनाइज कमर्शियल एंड बैंकिंग नेटवर्क्स थ्राइव विद मनी in widespread use. These factors underscore the sophistication of the Roman economy। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन होती, कमर्शियल चीजें, हैंकिंग हो रही थी, नेटवर्क थ्राइव, तो ये सारी चीजें जो डेवलप हो रही थी, जिस वजह से जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन देखने को मिल रहा था हमें, किसका, रोमन एम्पायर का। ठीक है, चलिए अंडर डेवलप द रीजन्स, वो रीजन जो क्या थे, अंडर डेवलप थे। कन्वर्सली वास्ट एक्सपेंशन ऑफ द रोमन टेरिटरी रिमेन्स लेस डेवलप। ठीक है, जो एक्सपेंशन तो बहुत था, लेकिन जो रोमन टेरिटरीज थी वो क्या थी, वो लेस डेवलप थी। Transhumance, a pastoral and semi-nomadic lifestyle prevail in the countryside of the nomadic
नुमीडिया, मॉडर्न अल्जीरिया। ट्रांसह्यूमन मतलब वो लोग जो अनसिविलाइज हैं, ठीक है, ट्रांसह्यूमन जो अनसिविलाइज लोग थे वो देखने को मिलते हैं। पैस्टोरल का जो वर्क करते हैं, सेमी नोमैडिक एरियाज में लाइफ स्टाइल, कहाँ पे, कंट्री साइड मतलब रूरल एरियाज। दीज कम्युनिटीज फ्रीक्वेंटली माइग्रेटेड ब्रिंगिंग द डिस्टिंक्टिव ओवन शेप हर्ट्स और मैपेलिया अलोंग। और ये लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जो जाते हैं, ये अपनी चीजों को, हट वगैरह को लेके जो मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो हमें फ्रिक्वेंटली देखने को मिलेगा। द एक्सपेंशन ऑफ रोमन स्टेट इन द साउथ अफ्रीका लेड टू द ड्रास्टिक रिडक्शन ऑफ द पैस्चर्स फॉर दीज कम्युनिटीज टाइटली रेगुलेटिंग देयर मूवमेंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या था कि एक्सपेंशन ऑफ रोमन स्टेट जो नॉर्थन अफ्रीका की तरफ ड्रास्टिक रिडक्शन हुआ, क्यों, किसकी वजह से, जब रोमन एम्पायर का एक्सपेंशन हुआ किस इधर की तरफ, जो आपकी नॉर्थ अफ्रीका की तरफ है, तो वहां पे जो पैस्चर लैंड है वो कम होती जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमें इनका जो मूवमेंट है उसको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा कि इन लोगों की ज्यादा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगी, कि भैया रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, आप नहीं आ सकते इस एरिया में, क्यों, क्योंकि ये अब हमारे अंडर आता है। Even in Spain, the northern region lagged economically and were predominantly inhabited by the Celtic-speaking peasantry residing the hilltop of the villages known as the Castella, ठीक है। ये कैस्टेला मतलब एक जो उसके ऊपर हम कहते हैं माउंटेन या हिल के ऊपर बना लेते हैं, उसे कैस्टेला कहा जाता है। वहां पे सेल्टिक स्पीकिंग लोग रहते थे। तो सिंपली रीजन कह सकते हैं कि वो लोग जो ट्रांसह्यूमन वगैरह थे, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे, मूव करते हैं, पैस्टोरलिस्ट कह सकते हैं। तो दे वो द अंडर डेवलप रीजन्स, ठीक है, उन्हें कह सकते हैं दे वर अंडर डेवलप रीजन्स, ठीक है। कंट्रोलिंग द वर्कर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वर्कर्स को कैसे कंट्रोल किया जाता था। इवोल्यूशन ऑफ लेबर सोर्सेज in Republic period, the largest part of the Italy indeed relied heavily on the slave labor. For instance, under Augustus, when the Italian population numbered 75 million, there were still 3 million slaves, ठीक है। देखो जो आपको हमें ये मिला अगस्तस के टाइम पे, ठीक है, अगस्तस के टाइम पे जो रोमन एम्पायर की पॉपुलेशन थी वो 7.5 मिलियन थी, और उसमें से कितनी 3 मिलियन क्या थे, स्लेव्स थे। इट मीन द इकोनॉमी वाज डिपेंड ऑन द स्लेव्स। किसके ऊपर डिपेंड थी, स्लेव्स के ऊपर डिपेंड थी। और यहाँ पे जो स्लेव्स थे वो पार्ट बनते जा रहे थे, किसका, फैमिली का पार्ट थे, और ज्यादा इंक्लूड होते जा रहे थे। स्लेव्स रिप्रेजेंटेड अ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट एंड द लैंड ऑनर समटाइम इन्वेस्टमेंट करते थे, कौन, स्लेव्स, लैंड ऑनर्स हो जाते समटाइम question against their use in the situation requiring excessive numbers of where their health might be compromised such as during diseases outbreak like malaria। और कई बार क्या हो जाती है, स्लेव्स वगैरह की जो वो है हेल्थ भी वो क्या हो जाती थी, जो हेल्थ होती वो क्या हो जाती थी, वो बिगड़ जाती थी, किस वजह से, ड्यूरिंग द डिसीज, कोई डिसीज वगैरह स्प्रेड होती थी। एज पीस became the established in the first century, the supply of slave remains those who required labor turn alternative slaves breeding or more economic substitutes like the wage labor। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या हम लोगों ने देखा कि अगस्तस का जो टाइम पीरियड है वो कैसा है, वो पीसफुल टाइम पीरियड है। और फर्स्ट सेंचुरी में हमें क्या देखने को मिलेगा कि फर्स्ट सेंचुरी में कि जब पीसफुल है, वॉर नहीं हो रहे, तो स्लेव नहीं आ रहे, और जब स्लेव नहीं आ रहे तो उन्हें स्लेव की शॉर्टेज होगी। अब स्लेव की शॉर्टेज को कंप्लीट करने के लिए क्या करा गया, दो चीजें करी गई। एक तो थी आपकी स्लेव ब्रीडिंग और दूसरी वेज लेबर। दो चीजों पे ज्यादा ध्यान देगा, स्लेव ब्रीडिंग और वेज लेबर। स्लेव ब्रीडिंग का मतलब ये है कि आप गुलाम हैं और आपके जो बच्चे होंगे उन्हें भी, वो भी क्या होंगे, हमारे गुलाम होंगे, कि कुछ पैसा दे दिया, ठीक है, वो भी हमारे क्या हो गए, गुलाम हो गए। और वेज लेबर क्या है कि मतलब अब तक तो जो स्लेव से वर्क कराया जा रहा है, अब नाउ दे आर गोइंग टू पेड टू द लेबर, अब पे करेंगे भैया, अब गुलाम नहीं खरीदना। एक साथ इन्वेस्टमेंट कर दो, बीमार हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, डिसीज वगैरह हो, उसके खाने का सब चीज का खर्चा देखना पड़ता है स्लेव का। अब उन्होंने क्या कर दिया, दे मूव टुवर्ड्स द वेजेस लेबर। The Roman elites often harsh toward their slave। रोमन जो इलाइट्स थे, जो रिच क्लास थे, वो हार्श होते थे किसकी तरफ, स्लेव्स की तरफ। Contrasted with ordinary people who sometimes displayed more compassion। Even though जो कॉमन पीपल होते थे वो क्या करते थे, कंपैशन शो करते थे, किसकी तरफ, स्लेव्स की तरफ, कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, इनके भी रूल्स हैं, इनके भी राइट्स हैं, तो वो उनकी फेवर में बातें करते थे। ट्रांजिशन ऑफ वेज लेबर, वेज लेबर का कैसे ट्रांजिशन हमें देखने को मिलता है। स्लेव्स रिक्वायर कंटिन्यूअस केयर एंड
सस्टेंस थ्रू आउट द ईयर मेकिंग देयर मेंटेनेंस एक्सपेंसिव। भैया अगर गुलाम है, स्लेव रखे हैं, तो उसका पूरे साल का खर्चा, तो चाहे बीमार हो या ना हो, बीमार है काम पे नहीं जाएगा, सिंपल सी बात है, खाने का खर्चा है, तो ये सारी चीजें जो मेंटेन की जाती थी, इस वजह से कहीं ना कहीं जो है कि थ्रू आउट द ईयर उसका एक्सपेंसेस जो थे वो झेलने पड़ते थे। पब्लिक वर्क इन रोमन प्रीडोमिनेटली एम्प्लॉयड फ्री लेबर बिकॉज एक्सटेंसिव यूज ऑफ द स्लेव लेबर वुड हैव इंक्योर प्रोहिबिटली हाई कॉस्ट। ठीक है, पब्लिक जो वर्क्स थे रोम में वो किसके द्वारा होते, एम्प्लॉयड, जो फ्री लेबर के द्वारा किया जाता, फ्री में वर्क कराया जाता है कि गुलाम है तो उन्हें फ्री में, अब उसे रखने के लिए भी पे, वो क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन पे कर रहे हैं, कॉस्ट हो रही है, एक्सपेंस वो हो रहा है, खर्चा हो रहा है, अब उससे फ्री में काम कराया जा रहा है, पैसा भी नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं घाटा हो रहा था। फ्री लेबर हाउएवर वाज नॉट विदाउट इट्स चैलेंजेस। A common perception among employers was that the worker would not harness without the close supervision whether the free workers or the slaves। ठीक है, कि जो वहां पे लोग देख रहे थे ना, उन्हें पता नहीं चलता कि ये फ्री वर्कर है या फिर ये स्लेव है। सुपरविजन एंड द वर्क। अब जो है सुपरविजन कैसे करना है, किसका, जो वर्क आपके लेबर, टू फैसिलिटेट सुपरविजन वर्कर्स वर ऑफन ऑर्गेनाइज इनटू ग्रुप्स में, टीम्स में। कॉलमेला आ फर्स्ट सेंचुरी राइटर, याद रखना ये नेम, कॉलमेला, ठीक है, आ फर्स्ट सेंचुरी राइटर रिकमेंडेड स्क्वाड फॉर अ 10 asserting that it was easier to assess the individual effort within the smaller working groups। कि अगर मान लीजिए हमने स्लेव्स हैं वो रख रखे हैं, अब कैसे पता चलेगा कि उन्होंने कितना वर्क करा है, तो इन्हें क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, जस्ट डिवाइड इनटू दैट ग्रुप्स ऑफ 10 पीपल, 10 लोगों का एक ग्रुप बना दीजिए जो कि देखा जा सके कि उन लोगों ने कितना वर्क किया है, कितना वर्क नहीं किया है। Pliny the Elder criticized the use of slave gangs as the worst method of organized production. These slaves typically chained together by their feet, workers deplorable condition। Pliny जो था, Pliny the Elder, Pliny ने क्या करा, एक राइटर थे, हिस्टोरियंस थे, उन्होंने कहा गया कि जो स्लेव्स की जो गैंग्स वगैरह है, ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ज्यादा वर्स्ट तरीके यूज किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या कर दिया गया है, चेन बांध दी गई उनके पैरों में, वो अपना वर्क कर रहे हैं, उन्हें आज़ादी नहीं है, दे आर नॉट एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। किसके साथ? आपके जो स्लेव्स वगैरह हैं। कंपैरिजन करते हैं मॉडर्न लेबर के साथ। थ्रू आउट द एंशिएंट प्रैक्टिसेस माइट सीन Draconian parallels can be found in the contemporary global labor standards. Many modern factories enforce similarly principles of the labor control। और आज भी ऐसा नहीं है कि ये जो प्रिंसिपल इनके द्वारा अपनाए जा रहे थे वो मॉडर्न के द्वारा नहीं, इनके द्वारा भी, मॉडर्न वर्ल्ड के द्वारा भी, भैया देखना है कितना वर्क कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है, जितना वर्क कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको पैसा मिलेगा, उसी तरह से आपको फोर्सफुली जो है चीजें करनी पड़ेंगी। टाइटन द लेबर, लेबर को कैसे टाइट रखें, टाइट सुपरविजन कैसे था, जो भी हम लोगों ने लास्ट में देखा। तो 3 तरीके से रोमन बिलीव दैट द विदाउट कांस्टेंट सुपरविजन वर्क प्रोडक्टिविटी वुड सफर। दिस प्रिंसिपल अप्लाई टू द बोथ फ्री लेबर्स एंड, चाहे फ्री लेबर हो या स्लेव हो, सबके ऊपर क्या लगाया जाता, सुपरविजन लगाया जाता, कि अगर हम सुपरविजन नहीं देखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये वर्क कितना कर रहे हैं, कितना वर्क नहीं कर रहे हैं। गैंग लेबर, वर्कर्स वर ऑफ्टन ऑर्गेनाइज इनटू द गैंग्स, उन्हें किसमें कर दिया गया, गैंग्स में कर दिया गया, और स्मॉल टीम से छोटी छोटी टीम बना दी, 10 लोगों की, 5 लोगों की। टू इनहेंस सुपरविजन कॉलमेला रिकमेंडेड द स्क्वाड्स ऑफ 10 एज दे वर इजी टू मॉनिटर द इंडिविजुअल एफर्ट। कोई 10 लोगों की गैंग बना दो और फिर मॉनिटर करो कि भैया वो कितना वर्क कर रहे हैं, कितना वर्क नहीं कर रहे। चेनिंग द स्लेव्स, चेनिंग द स्लेव्स मतलब पैरों में क्या बांध दी जाए, चेन बांध दी जाए। Slave gangs, although used, had a downside. Slaves working in the gangs were often chained together by their feet। पैरों में क्या कर दी जाए, चेन बांध दी जाए। Which the elder Pliny criticized the worst way to organize the production। और इसमें क्या करता है कि बहुत ज्यादा गलत तरीका है कि हम जो उसमें क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम कहीं ना कहीं ह्यूमन के साथ इस तरह का एफर्ट लगा रहे हैं। ठीक है, हार्श कंडीशन इन स्पेसिफिक, बहुत ज्यादा जो है हार्श कंडीशन हमें देखने को मिलती है कुछ कंडीशन में, किसकी, जो स्पेसिफिक लेबर वर्कर्स थे। कैसी? Francis factories in Alexandria, conditions of these factories were notoriously harsh। Workers had to wear sealed clothing, mesh masks or nets on their heads
एंड डिसरोब बिफोर लिविंग द प्रीमिसेस। देखो फैक्ट्रीज में देखा होगा ना कि बहुत ज्यादा मास्क पहनते हैं, ठीक है, पूरा कवर कर रखे हैं, बहुत जो फैक्ट्रीज होती है, और उनमें कंटिन्यूसली वर्क कराया जाता है। आज में क्या है कि ठीक है ऐसी कंडीशन हर्ष हो जाती हैं, बट वहां पे आपको थोड़ा सा ब्रेक देते हैं, पर यहाँ पे कोई भी ब्रेक वगैरह नहीं, बहुत ही ज्यादा वर्स कंडीशन हो जाती है। Agriculture labor, agriculture work physically demanded and unpopular Egyptian peasants, for the example, left their villages to avoid it. Workers in the sector often face stringent control measures, ठीक है। और एग्रीकल्चर फील्ड पे भी लोगों के साथ क्या किया जाता, कंट्रोल किया जाता था कि आप ऐसे वर्क नहीं करेंगे, आप ऐसे कंडीशंस प्रोवाइड नहीं करेंगे, इस तरह से चीजें होंगी। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही थी जो लेबर थी, चाहे वो वेज लेबर हो या फिर आपके स्लेव्स हो। डेबिट कॉन्ट्रैक्ट्स इन द बॉन्डेज, डेबिट जो कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए गए किसके द्वारा, लेबर्स के द्वारा। डेबिट कॉन्ट्रैक्ट्स, प्राइवेट एम्प्लॉयर्स ऑफ्टन स्ट्रक्चर लेबर एग्रीमेंट एज डेबिट कॉन्ट्रैक्ट्स। दिस एग्रीमेंट अलाउड एम्प्लॉयर्स टू क्लेम दैट देयर एम्प्लॉयज वर इंडेबिटेड इन देम, दस टाइटनिंग कंट्रोल। कि भैया जो कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए गए हैं, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया और उसमें लिखा गया था कि अब मेरा आपके ऊपर कर्जा है, डेबिट है, तो मैं आपको कंट्रोल कर सकता हूं, और उसके लिए मुझे अपना कर्जा निकालने की टाइटन कंट्रोल कर सकता हूं आपको, ठीक है। Families in the debit bondage, many impoverished families resorted to debit bondage for survival. In some cases, parents sold their children into the servitude to extended periods such as 25 years. तो फैमिलीज थी भाई कर्जे में, ठीक है, बच्चे हैं, उन्हें बेच दिया जाता था एज अ स्लेव बना के, और वो बॉन्डेज होता था अप्रोक्स 25 ईयर्स का, कि सर्विस देंगे 25 ईयर्स तक आपको, ठीक है। Historical instance, historical records show that the rural indebtedness was widespread, बहुत ज़्यादा वाइड था। During the events like the Great Jewish Revolt 66 CE, revolutionaries even destroyed moneylenders bond again popular support। ये तो हर जगह देखने को मिलता है, जब लोग परेशान हो जाएंगे क्या करेंगे कि जो उनके मनी लेंडर्स वगैरह के जो बॉन्ड वगैरह है उन्हें सबको जला देंगे, जैसे बही खातों को जला दिया गया था इंडिया में डेक्कन रिवोल्ट में, ठीक है। फ्रांस रिवॉल्यूशन में क्या मिलते हैं कि वहाँ के जो मोनोरियल थे, मोनोरियल ड्यूज थे, उन्हें जला दिया। सेम यहाँ पे मिल रहा है कि जो बॉन्ड है उन्हें क्या कर दिया गया, जला दिया गया था। Parallels with the modern labor control, अब भी देखते हैं यहाँ पे कैसे हैं। Despite these seeming the harshness, the labor control principle applied to Roman Empire find echoes modern factories। ये हम लोगों ने पहले देख लिया है कि जो वर्कर्स हैं उन्हें बहुत ही ज्यादा उस तरह से क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। आज भी ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट डे में हाँ राइट्स मिले हैं, बट इतने नहीं मिले हैं, हार्श तरीके से उन्हें अब भी यूज किया जाता है। इमरजेंस ऑफ वेज लेबर, वेज लेबर का इमरजेंस कैसे हुआ। एविडेंस फ्रॉम द papyri suggests that by the 6th century wage labor had become widespread in the part of the Mediterranean Sea, particularly the east। जो हमें पपायरी का सजेस्ट मिलता है 6th सेंचुरी में वेज लेबर का इमरजेंस होता हुआ हमें देखने को मिलेगा। An example of this transition is the construction of the eastern frontier city of Dara by Emperor Anastasius in the less than 3 weeks. This was achieved by the attracting labor from across the east with the promised high wages। ठीक है, देखो एक एग्जाम्पल दे रखा है किस चीज का, एक टेम्पल को बनाने का, ठीक है। उसमें क्या करा कि उसने वेज लेबर को बुलाया और बहुत ज्यादा पैसा दिया, और उसके साथ उसने क्या कराया गया, वर्क बनाए, वो टेम्पल का फॉर्मेशन किया गया, ठीक है। कहाँ पे, सिटी ऑफ डारा में, बाय द एम्पर ऑफ एनास्टेसियस, ठीक है। लेस देन 3 वीक, 3 हफ्तों से भी कम में उसने क्या कर दिया, एक पूरा एक टेम्पल का फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है। रोमन एम्पायर, द सोशल हायरार्की, सोशल हायरार्की कैसी थी ये भी देख लीजिए। द रोमन एम्पायर सोशल स्ट्रक्चर वाज मल्टी लेयर्ड एंड अंडरवेंट सिग्निफिकेंट चेंजेस ओवर द टाइम। है द कॉन्सिक्वेंसेस ओवरव्यू, क्योंकि ठीक है स्ट्रक्चर वो क्या मल्टी लेयर्ड है, और टाइम टू टाइम हमें चीजें जो है चेंज होती हुई मिलेंगी। जैसे सीनेटर्स, एट द टॉप वर द सीनेटर्स, द पॉलिटिकल एलाइट ऑफ रोमन सोसाइटी। रोमन सोसाइटी के जो पॉलिटिकल एलाइट्स थे दे वर नोन एज द सीनेटर्स। उन्हें क्या कहा जाता था, सीनेटर्स। इक्वेस्टेरियन क्लास, इक्वेस्टेरियन मतलब वो लोग जो वेल्थी और इंगेज इन द बिजनेस, वेल्थी क्लास थी और किस में इंगेज थी, बिजनेस क्लास, बिजनेस में, वर्क में। Respectable citizens, this group had a social status to connection with the aristocratic houses। भैया सोसाइटी में हमारा अच्छा ओहदा है और हमारे कनेक्शन किसके साथ है, टूवर्ड्स द एरिस्टोक्रेसी क्लास।
अनटाइडी लोअर क्लास, द कॉमनर्स हु एंजॉय द सर्कस थिएटर फॉर्म दी सेगमेंट। वो क्या जो सर्कस वगैरह बनाते हैं, मतलब करते हैं, परफॉर्म करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता था? अनटाइडी लेबर। और लास्ट में आते हैं आपके स्लेव्स। एट द बॉटम वर द स्लेव्स विद मिनिमल पर्सनल फ्रीडम, बहुत ही कम जो स्लेव्स हो। तो ये हमारा जो सोसाइटी का हमें चीजें देखने को मिलती हैं। लेट एंटिक्विटी जो हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, दैट वाज द लेट एंटिक्विटी, या फिर हम कह सकते हैं लेट एम्पायर। क्या कह सकते हैं? लेट एम्पायर। ठीक है। Late antiquity is a term now used to describe the final fascinating period of the revolution and break up the Roman Empire and refers broadly to the 4th to 7th century. The 4th century itself one of the considered format both cultural and the economic activities. मतलब वो time period late antiquity मतलब वही बता रखा है कि वो empire जिसे हम कहते सकते हैं कि late empire, ठीक है, कि जो कब से 4th century से 7th, कब से? From the 4th century to the 7th century तक हमें देखने को मिलेगा। From the 4th century to the 7th century, emperors in their achievements, Constantine achievement, ये एक emperor था, ठीक है। ओवर एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर, सबसे पहला क्या किया गया? इन लोगों ने ओवर एक्सपेंशन करा, ठीक है। कैपिटल एट द कॉन्स्टेंटिनोपल, कैपिटल बना दी गई किसको? कॉन्स्टेंटिनोपल को। द अदर एरिया ऑफ इनोवेशन वाज डिवीजन ऑफ रोमन एम्पायर इनटू ईस्ट वेस्ट, क्रिएशन ऑफ द सेकंड कैपिटल एट कॉन्स्टेंटिनोपल, कि एक तो कैपिटल है और दूसरी क्या बना दी गई? कॉन्स्टेंटिनोपल एट द साइट ऑफ मॉडर्न इस्तांबुल टर्की एंड द प्रीवियसली कॉल्ड द बाइजेंटाइन, सराउंडेड बाय द 3 साइड्स ऑफ द सी। मतलब एक कैपिटल से काम नहीं चल रहा, अब क्या बनाई गई हैं? 2 कैपिटल। क्रिश्चियनिटी वॉज इमर्ज द ऑफिशियल रिलीजन, क्रिश्चियनिटी जो थी वो क्या होगी? एक ऑफिशियल रिलीजन बना दिया गया। एट द कल्चरल लेवल द पीरियड सॉ द मूवमेंट डेवलपमेंट इन द रिलीजियस लाइफ विद द एम्पावर्स, कॉन्स्टेंटाइन डिसाइडिंग द मेक क्रिश्चियनिटी एट द ऑफिशियल रिलीजन विद द राइज ऑफ इस्लाम इन 7th सेंचुरी। ठीक है, क्रिश्चियनिटी का भी जो है ऑफिशियल रिलीजन बना दिया गया था। Monetary sphere, Constantine founded the new monetary system, the gold. There was the vast amount of this circulation, कि गोल्ड का क्या होगा? बहुत ज्यादा सर्कुलेशन देखने को मिलता है। Chief innovation was in the monetary sphere with the introduce of new denomination, the solidus, the coin of 4.5 gram pure gold that would affect outlast the Roman Empire itself. Solidi were the minted on very large scale, their circulation into the million, बहुत ज्यादा 4 million अराउंड जो गोल्ड के जो कॉइन्स वगैरह थे वो हमारे देखने को मिलते हैं। हमारा जो चैप्टर था यहाँ पे जो लास्ट टॉपिक था लेट एंटिटी, वो फिनिश होता है और यहाँ ही हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आप लोगों के लिए हम लोगों ने डाउट क्लासेस भी रखी हुई हैं जो कि व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और उनका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। थैंक यू।